दिव्या, राघव, क्या देख रहे हो? मम्मी, देखो ऊपर आसमान में हवाई जहाज। हवाई जहाज इतना छोटा है और धीरे धीरे उड़ रहा है, फिर तो यह बहुत देर में पहुंचेगा। देखो, हवाई जहाज बहुत ऊंचाई पर है, इसलिए छोटा दिखता है और उसकी गति भी बहुत तेज होती है। फिर से समझाओ। उधर मैदान में देखो, वह पेड़ यहाँ से कितना छोटा लग रहा है। पर वह पेड़ तो बहुत बड़ा है, हम वहीं खेलते हैं। बिल्कुल ठीक। इसी प्रकार हवाई जहाज दूर से छोटा और धीरे चलता लगता है। बातों बातों में दिव्या और राघव की मम्मी ने कितनी अच्छी बात समझा दी। चलो, हम भी कुछ नया सीखते हैं। दिव्या, राघव और उनकी मम्मी ने बोलकर और सुनकर एक दूसरे की बात समझी। विचारों को पहुंचाने के इस साधन को भाषा कहते हैं। हाँ, एक बात और, केवल सुनने और बोलने को ही भाषा नहीं कह सकते। सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य को अपने जीवन में प्रतिदिन समाज के लोगों के साथ विचारों और भावों का आदान प्रदान करना पड़ता है। इसके लिए उसके पास अनेक साधन हैं, जैसे हरी झंडी या हरी बत्ती दिखाकर रेलगाड़ी के चलने का संकेत किया जाता है और चालक उसे देखकर रेलगाड़ी चला देता है। चलने से पहले रेलगाड़ी का चालक सीटी बजाकर लोगों को बताता है कि गाड़ी चलने वाली है। सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। बच्चा भी हंसकर या रोकर माँ के प्रति अपने भाव प्रकट करता है। इसी प्रकार हाथ हिलाकर स्वागत करना या शुभकामना व्यक्त करना, खासकर मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने के लिए कहना आदि विचार विनिमय के साधन हैं। विचारों अथवा भावों के ये सभी साधन भाषा कहलाते हैं। ये सभी सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं, लेकिन संकेतों के द्वारा मन के भावों और विचारों को भली भांति व्यक्त नहीं किया जा सकता। शब्द रचना की दृष्टि से भाषा संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। इसलिए मुंह से बोलकर ध्वनि संकेतों के माध्यम से जब विचारों का आदान प्रदान किया जाता है तो उसे भाषा कहा जाता है। मगर मुंह से उत्पन्न सभी ध्वनियां भी भाषा नहीं है। भाषा कहलाने के लिए इन ध्वनियों का व्यवस्था में बंधा होना आवश्यक है। यह व्यवस्था ध्वनियों के उच्चारण, शब्दों के निर्माण, वाक्य की रचना आदि में दिखती है। व्यवस्थित ध्वनियां किसी न किसी अर्थ की प्रतीक होती हैं, जैसे कमल ध्वनि समूह या शब्द का उच्चारण करने पर हमारे मस्तिष्क में कमल के फूल का चित्र बनता है। यह ध्वनि समूह इसी अर्थ में रूढ़ हो गया है। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त ध्वनियों की व्यवस्था ही भाषा है। इस प्रकार हमें भाषा के निम्नलिखित लक्षणों का पता चलता है। भाषा ध्वनियों की एक व्यवस्था है। इन ध्वनियों के प्रतीक चिन्ह होते हैं। ध्वनियों को मिलाकर ही शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं। शब्दों और वाक्यों के द्वारा ही भावों और विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। भाषा के रूप सामान्यतः भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के 3 रूप होते हैं: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। इनमें से सांकेतिक रूप क्योंकि व्याकरण के अध्ययन का विषय नहीं है, अतः भाषा के ये 2 रूप ही अधिक मान्य हैं। पहला मौखिक, दूसरा लिखित। मौखिक भाषा। हेलो हिमानी, बहुत बहुत बधाई। बधाई? किस लिए? अभी मैं तुम्हारे स्कूल आया था। तुमने निबंध और कला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सच? मैं भी अभी दीदी के साथ विद्यालय आती हूँ। बातों बातों में दिव्या और राघव की मम्मी ने कितनी अच्छी बात समझा दी। चलो, हम भी कुछ नया सीखते हैं। दिव्या, राघव और उनकी मम्मी ने बोलकर और सुनकर एक दूसरे की बात समझी। विचारों को पहुंचाने के इस साधन को भाषा कहते हैं। हाँ, एक बात और, केवल सुनने और बोलने को ही भाषा नहीं कह सकते।
मौखिक रूप ही भाषा का स्वाभाविक एवं मूल रूप है। एक बालक परिवार में माता पिता और अन्य लोगों से सुनकर भाषा के मौखिक रूप को सीखता है। भाषा के विकास क्रम में भाषा का मौखिक रूप पहले विकसित हुआ। भाषण, बातचीत, वाद विवाद, कहानी कहना और सुनना तथा रेडियो पर समाचार सुनना आदि भाषा के मौखिक रूप हैं। लिखित भाषा। अनुराधा, वह देखो क्या लिखा है। कहाँ? बोर्ड पर। अगले महीने की 10 तारीख को मशहूर गायिका श्रेया घोषाल का कार्यक्रम है। श्रीफोर्ट ऑडिटोरियम में है। हम भी चलेंगे। ठीक है, मैं टिकट खरीद लाऊंगी। संगीत तो सभी को अच्छा लगता है। नीरू और अनुराधा ने विज्ञापन बोर्ड पर लिखी बातों को पढ़कर जाना। भाषा के लिखित रूप को सीखने के लिए विशेष प्रयत्न करने पड़ते हैं। इसके लिए किसी भी भाषा के ध्वनि चिन्हों यानी वर्णों को जानना आवश्यक है। भाषा के मौखिक रूप को निश्चित और स्थायी रूप देने के लिए ही भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ। भाषा का लिखित रूप ज्ञान के भंडार को सुरक्षित रखकर भावी पीढ़ी तक पहुंचाता है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, कंप्यूटर आदि भाषा के लिखित रूप ही हैं। भाषा के 4 कौशल। आज मौखिक और लिखित भाषा एक दूसरे की पूरक हैं, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं उसे सुनकर वैसा ही लिखते हैं और वैसा ही लिखने में कुशलता प्राप्त करना आवश्यक है। इसलिए भाषा के 4 कौशल हैं। पहला, वाचन बोलना कौशल। श्रवण सुनना कौशल। लेखन लिखना कौशल। पठन पढ़ना कौशल। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की स्थिति मातृभाषा। घर परिवार में माता पिता के साथ बोलकर सीखी जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। अलग अलग प्रदेशों और जातियों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिन्हें बच्चे धीरे धीरे स्वयं ही सीख जाते हैं। ये ही उनकी मातृभाषा होती हैं। इसीलिए गुजरातियों की गुजराती, केरल के लोगों की मलयालम, असमियों की असमी मातृभाषा होती है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के अधिकांश लोगों की मातृभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा से आशय किसी राष्ट्र के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा से है। राष्ट्रभाषा किसी देश के निवासियों को एकता के सूत्र में बांधती है। राजभाषा। किसी भी देश अथवा राज्य के राजकाज यानी शासन के लिए स्वीकृत भाषा राजभाषा होती है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। संपर्क भाषा। विभिन्न भाषा भाषियों के बीच में विचारों के आदान प्रदान के लिए जो भाषा एक पुल का काम करती है, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है, जबकि अपने देश भारत में विभिन्न भाषा भाषियों के बीच संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। हिंदी का प्रयोग देश के लगभग सभी क्षेत्रों में होता है। अतः जनसंपर्क की भाषा के रूप में हिंदी ज्ञान विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा माध्यम, रेडियो, दूरदर्शन आदि के द्वारा निरंतर विकसित हो रही है। आज हिंदी विश्व की संपर्क भाषा यानी विश्व भाषा के रूप में स्थापित होने की ओर अग्रसर है। मानक भाषा वर्तनी। सुशिक्षित एवं विद्वत समाज द्वारा अपनाया जाने वाला भाषा का व्याकरण सम्मत रूप ही मानक भाषा कहलाता है। क्षेत्रीय प्रभाव के कारण भाषा के मौखिक और लिखित रूपों में भिन्नता आने लगती है। शब्दों के अर्थ एवं वाक्य विन्यास में भी अंतर आ जाता है। भाषा के निरंतर विकास और प्रसार के कारण उसके वर्णों यानी लिपि और वर्तनी के अनेक रूप प्रचलित हो जाते हैं, जिससे भाषा के रूप को लेकर एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी भ्रम को दूर करने के लिए मानक वर्तनी की आवश्यकता होती है।
लिपि और वर्तनी के विभिन्न प्रचलित रूपों के स्थान पर किसी एक रूप का निर्धारण कर देना ही वर्तनी का मानकीकरण कहलाता है। इस मानकीकरण के अंतर्गत निर्धारित वर्तनी को ही मानक वर्तनी कहा जाता है। हिंदी की मानक वर्तनी भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने निर्धारित की है। मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाएं। भारतीय संविधान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हिंदी के अतिरिक्त 21 अन्य भारतीय भाषाएं स्वीकार की गई हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में जिन 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है, उनके नाम इस प्रकार हैं: असमिया, बंगला, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। बोली। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोला जाने वाला भाषा का स्थानीय रूप होता है। बोली में प्रायः साहित्यिक रचना नहीं होती। हिंदी मूलतः विभिन्न बोलियों से मिलकर बनी भाषा है। हिंदी की बोलियों में साहित्य रचना भी खूब हुई है। इसकी बोली ब्रज भाषा में सूरदास का सूरसागर, अवधी में तुलसीदास की श्री रामचरितमानस तथा मैथिली में विद्यापति की पदावली समस्त हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण धरोहर हैं। हिंदी की साहित्यिक और भाषिक परंपरा बनाए रखने में हिंदी की अन्य बोलियों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी भाषा में सम्मिलित बोलियों को मुख्यतः निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है: पश्चिमी हिंदी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, मेवाती, मारवाड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी, मागधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, पहाड़ी, मंडियाली, गढ़वाली और कुमाऊनी। लिपि। मौखिक भाषा को स्थायी रूप देने के लिए लिखित रूप का विकास हुआ। किसी भी भाषा की प्रत्येक ध्वनि के लिए एक लिखित चिन्ह होता है जिसे वर्ण कहते हैं। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिखने की विशेष विधि अथवा ढंग को लिपि कहते हैं। संसार की विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए अनेक लिपियां प्रचलित हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। विश्व की कुछ भाषाएं और लिपियां इस प्रकार हैं: भाषा, लिपि। हिंदी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, अरबी, फारसी, फ्रेंच, रोमन, अंग्रेजी रोमन, पंजाबी गुरुमुखी, मराठी देवनागरी, रूसी रूसी, जर्मन रोमन, उर्दू फारसी, नेपाली देवनागरी, स्पेनिश रोमन। विशेष: देवनागरी विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। देवनागरी बाईं से दाईं ओर को लिखी जाती है। भारत की अधिकांश भाषाओं की लिपियां बाईं से दाईं ओर को ही लिखी जाती हैं। उर्दू भाषा की फारसी लिपि दाईं से बाईं ओर को लिखी जाती है। हिंदी की देवनागरी लिपि में लेखन और मुद्रण एक समान होता है, जबकि रोमन, फारसी और अरबी आदि में लेखन और मुद्रण यानी छपाई के रूप अलग अलग होते हैं। यूनिकोड के माध्यम से कंप्यूटर पर देवनागरी में लिखे गए लेख का अंग्रेजी आदि अन्य भाषाओं में सरलता से अनुवाद किया जा सकता है। व्याकरण। मेरे मामा जी आए हैं। वह मैसूर में रहता है। मेरे को भी उनके पास जाना है। तुम्हारा मामा जी से हम भी मिलूंगी। अरे, तुम दोनों ऐसे क्यों बात कर रहे हो? कैसे? तुम्हारे वाक्य ये होने चाहिए थे: मेरे मामा जी आए हैं, वे मैसूर में रहते हैं, मुझे भी उनके साथ जाना है। तुम्हारे मामा जी से मैं भी मिलूंगी। माधव की दीदी ने सही कहा। भाषा एक व्यवस्था है, इसलिए भाषा के कुछ नियम होते हैं जो उसे स्थायित्व प्रदान करते हैं। भाषा के ये नियम सभी स्तरों ध्वनि, वर्ण, शब्द, उपवाक्य, वाक्य आदि से संबंधित होते हैं और हमें बताते हैं कि किसी ध्वनि या शब्द का उच्चारण ठीक है या नहीं।
कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है आदि। व्याकरण भाषा के नियम नहीं बनाता, बल्कि भाषा के नियमों का संकलन और विश्लेषण करता है। समाज के शिष्ट लोग जिस भाषा का व्यवहार करते हैं, व्याकरण उसी को आधार मानकर भाषा के नियमों का निर्धारण करके व्याकरण की रचना करते हैं। समय के साथ साथ भाषा में परिवर्तन होते रहते हैं और उसी के अनुसार व्याकरण के नियम भी परिवर्तित होते जाते हैं। व्याकरण के नियमों से भाषा में मानकता आती है, जो भाषा को परिनिष्ठित बनाने में सहायता करती है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है। व्याकरण के अंग। व्याकरण हमें जिस भाषिक व्यवस्था का ज्ञान कराता है, उसके 3 अंग हैं। वर्ण विचार, वर्णों की रचना, उच्चारण, वर्गीकरण आदि का ज्ञान। शब्द विचार, शब्दों की उत्पत्ति, रचना, उच्चारण, वर्गीकरण, प्रयोग आदि का ज्ञान। वाक्य विचार, वाक्यों की रचना, वर्गीकरण, प्रयोग आदि का ज्ञान। साहित्य। किसी भाषा में संचित उपयोगी ज्ञान को साहित्य कहते हैं। यह साहित्य प्रायः शुद्ध, परिनिष्ठित और व्याकरण सम्मत भाषा में लिखा होता है। साहित्य के निम्नलिखित 2 मुख्य रूप होते हैं। पहला गद्य साहित्य, दूसरा पद्य साहित्य। गद्य साहित्य साधारण भाषा और सरल वाक्यों में लिखित साहित्य गद्य साहित्य कहलाता है। इसमें लय, तुक, छंद आदि का कोई स्थान नहीं है। गद्य साहित्य में व्यक्त विचारों एवं भावों को सरलता से समझा जा सकता है। गद्य साहित्य की अनेक विधाएं होती हैं। निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, संस्मरण, रेखाचित्र, पत्र, डायरी, आत्मकथा, जीवनी आदि। पद्य साहित्य लय, तुक, छंद और अलंकार आदि से युक्त साहित्य को पद्य साहित्य कहते हैं। पद्य का सीधा सरल अर्थ है कविता। इस प्रकार कविता में जो साहित्य लिखा जाता है उसे पद्य साहित्य कहा जाता है। इसे ही काव्य साहित्य कहा जाता है। पद्य साहित्य के भी अनेक रूप होते हैं। महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य, नाट्य काव्य, स्फुट कविता, मुक्त काव्य आदि। हमने सीखा, भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के 2 मुख्य रूप हैं, मौखिक एवं लिखित। भाषा के 4 कौशल होते हैं, वाचन, श्रवण, लेखन एवं पठन कौशल। हिंदी भारत की सरकारी कामकाज की भाषा यानी राजभाषा है। हिंदी संपर्क भाषा के रूप में तेजी से विकसित हो रही है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। भाषा का परिनिष्ठित मानक रूप मानक भाषा कहलाता है। भाषा की एक रूपता के लिए निर्धारित किया गया वर्णों एवं शब्दों का मानक रूप मानक वर्तनी कहलाता है। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं।